इशिका की आंखों में गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलक रहा था। उसने आदित्य का कॉलर पकड़ते हुए कहा, तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम्हें किसने यह हक दिया कि तुम मेरी ज़िंदगी का फैसला कर सको? मैं कोई बेजान चीज़ नहीं हूँ। जो तुम्हें पसंद नहीं आई तो तुमने किसी और को दे दी। मैं जीती जागती इंसान हूँ, मुझ में भी फीलिंग्स है, मुझे भी दर्द होता है, और तुमने मुझे आज बहुत हर्ट किया आदित्य। ये कहते कहते इशिका की पकड़ उसके कॉलर से छूट गई और चेहरा आंसुओं से भीग गया। इशिका, मेरी बात सुनो, तुम गलत समझ रही हो। आदित्य आगे बढ़कर उसके आंसू पोंछने के लिए हाथ बढ़ाने लगा तो इशिका 2 कदम पीछे हट गई। नहीं, मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ आदित्य, सिर्फ कुछ महीने बचे थे, फिर तो मैं हमेशा के लिए तुमसे दूर जाने वाली थी। पर तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो ना? इशिका ने दुखी लहजे में कहा। आदित्य, नहीं इशिका, मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता था। इशिका उसकी बात सुनकर होठों पर फीकी मुस्कुराहट लाते हुए बोली, रियली आदित्य, अगर तुम ऐसा चाहते होते तो तुम्हें यह भी पता होता कि मेरी खुशी किस में है। मेरी खुशी सिर्फ तुमसे है। बोलो, दे पाओगे मुझे मेरी खुशी? इशिका ने उसके करीब आकर उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आदित्य ने अपनी नज़रें झुका ली तो इशिका फिर से पीछे हटते हुए बोली, नहीं कर सकते ना? तो प्लीज़ मुझ पर तरस दिखाना बंद करो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ये कहते हुए इशिका भागते हुए वहाँ से चली गई। उसकी कई बातों ने आदित्य के जहन को अंदर तक हिला दिया। वो इशिका को हर्ट नहीं करना चाहता था, पर उसकी हरकतों से इशिका बुरी तरह हर्ट हो चुकी थी। उसकी आंसुओं से भीगी आंखों में आज आदित्य को कितने अनकहे सवाल दिखाई दिए जिनका जवाब आदित्य के पास नहीं था। आई एम सॉरी इशिका, मैंने बहुत गलत किया तुम्हारे साथ। मेरा दिल बार बार इस बात से इनकार करता रहा, फिर भी मैंने अपने दिल की आवाज़ को अनसुना कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आदित्य को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इशिका का आंसुओं से भीगा चेहरा बार बार उसकी आंखों के आगे घूम रहा था। वो वहीं बैठा ना जाने कितनी देर खुद को कोसता रहा। फिर उसने फैसला किया कि अगर उससे गलती हुई है तो वो उसे एक्सेप्ट करते हुए इशिका से माफ़ी मांगेगा। अगला दिन उगने को था। आदित्य जल्दी से वहाँ से उठ खड़ा हुआ और उसकी नज़रें इशिका की तलाश में जुट गई। उसने सारा होटल छान लिया पर इशिका कहीं नहीं थी। आदित्य जल्दी से घर पहुंचा क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि इशिका घर चली गई होगी, लेकिन उसका अंदाज़ा गलत निकला। इशिका घर भी नहीं पहुंची थी। अब तक सुबह हो चुकी थी। आदित्य ने जल्दी से इशिका का फ़ोन ट्राई किया पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब आदित्य को इशिका की टेंशन होने लगी थी। शायद वो अपने डैड के घर गई हो। ये ख्याल मन में आते ही वो इशिका के डैड के घर की ओर चल पड़ा, लेकिन वहां जाकर पता चला कि मिस्टर तनेजा कहीं बाहर गए हुए थे और इशिका वहां भी नहीं थी। इशिका बहुत गुस्से में थी, कहीं वो गुस्से में आकर कोई गलत कदम न उठा ले। ये ख्याल मन में आते ही आदित्य का दिल घबरा उठा। फिर खुद को ही डपटते हुए बोला, नहीं, इशिका ऐसा कुछ नहीं करेगी, वो बहुत स्ट्रांग है। आदित्य का मन खुद ही सवाल उठा रहा था और खुद ही जवाब दिए जा रहा था। विकास का भी कोई अता पता नहीं था। आदित्य ने उसको कॉल किया तो उसने बताया कि वो वापस लंदन जाने के लिए निकल चुका है। आदित्य ने हर वो जगह तलाश डाली जहाँ पर उसे इशिका के जाने की जरा सी भी उम्मीद थी। सुबह से शाम हो चुकी थी। इस दरमियान आदित्य ने चैन की एक सांस भी नहीं ली और इशिका को पागलों की तरह ढूंढता रहा। ना जाने कितनी बार उसका फ़ोन ट्राई किया पर उसका फ़ोन बंद आ रहा था। कहाँ हो तुम यार इशिका? मेरी गलती की सज़ा खुद को क्यों दे रही हो? तुम जो सज़ा दोगी वो मुझे मंजूर है, पर प्लीज़ वापस आ जाओ। आदित्य के मन में बार बार यही बात चल रही थी। अब तक इशिका ना जाने कितने आंसू बहा चुकी थी। हमेशा खुद को स्ट्रांग दिखाने वाली इशिका आज बुरी तरह से टूट चुकी थी। बीच के किनारे बेंच पर बैठे हुए उसका रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। सुनिए, आप ठीक तो है ना? बेंच की पिछली साइड पर बैठे दक्ष ने कहा तो इशिका ने उस आवाज़ को फॉलो करते हुए पीछे मुड़कर देखा। दक्ष, सॉरी, आपके मामले में बोलने का हक मुझे नहीं है, पर आप काफ़ी देर से रो रही है। एनी प्रॉब्लम? नो थैंक्स। ये कहते हुए इशिका फिर से बेंच पर सीधी होकर बैठ गई। दक्ष, लगता है आपने भी प्यार किया है। ये प्यार हमेशा दर्द की वजह क्यों बन जाता है? उसकी बात सुनकर इशिका की आंख फिर से नम हो गई और उसने कहा, प्यार में हम इतने मजबूर क्यों हो जाते हैं जो मिल नहीं सकता? दिल उसी को क्यों चाहता है दक्ष? शायद इसलिए ही कहा जाता है कि ये इश्क इतना आसान नहीं है, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। इशिका, आप शायद सही कह रहे हो। लगता है प्यार तो आपने भी किया है। प्यार तो किया है, पर जिससे किया है उसने मेरा साथ छोड़ दिया। ये कहते हुए
दक्ष की आंखें भर आई। और मैंने जिससे प्यार किया वो मेरे साथ होते हुए भी कभी मेरा नहीं हो पाया। इशिका के लहजे में दुख साफ झलक रहा था। दक्ष, वैसे आप अपने दिल का गम मुझसे शेयर कर सकती है। कभी कभी हम अनजान लोगों से वो बातें आसानी से शेयर कर सकते हैं जो अपनों से नहीं कह पाते। दक्ष के कहने पर इशिका ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी और दक्ष ने भी लव स्टोरी इशिका को बता दी। दोनों का दिल दर्द से इतना बिखर चुका था, एक दूसरे का साथ अपना गम साझा कर उनका मन कुछ हल्का हो चुका था। अंधेरा होने वाला है, आई थिंक आपको घर वापस चले जाना चाहिए, दक्ष ने इशिका से कहा। तो इशिका ने कहा, आई थिंक आपको भी घर चले जाना चाहिए। आपके मॉम डैड आपके लिए परेशान हो रहे होंगे। एक दूसरे की बात सुनते हुए दोनों वहाँ से उठकर अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ कदम आगे बढ़ने पर दक्ष ने कहा, मैं दुआ करूँगा कि आदित्य को आपके प्यार का एहसास जल्द हो जाए। इशिका, मैं भी दुआ करूँगी कि आपको खुशी का साथ मिल जाए। किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे दोस्त, दक्ष ने कहा और दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल गए। अब तक इशिका की गैर मौजूदगी ने आदित्य का बुरा हाल कर दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो रब से बार बार इशिका की सलामती की दुआएं कर रहा था। दरवाजे पर इशिका को देखकर आदित्य को इतनी खुशी हुई, ये बयां करना मुश्किल था। इशिका के यूं लापता हो जाने से आदित्य का बुरा हाल हो रहा था। उसने जैसे ही इशिका को अपनी आंखों के सामने देखा, उसके बेचैन दिल और तड़पती निगाहों को एक सुकून मिल गया। उसने अगले ही पल इशिका को अपनी बाहों के मजबूत हिसार में कैद कर लिया। उसकी मजबूत पकड़ उसकी तरफ साफ बयां कर रही थी। इशिका को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो आदित्य की बाहों में है। ये पहली बार हुआ था जब आदित्य ने उसे यूं हक से गले लगाया था। आदित्य की इतनी करीबी ने एक पल के लिए सब कुछ भुला दिया। कहाँ थी तुम अब तक? तुम इतनी इरेस्पॉन्सिबल कैसे हो सकती हो? सुबह से तुम्हें ना जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहा हूँ। मन में ना जाने कैसे उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। ऐसे कोई करता है क्या? पता है तुम्हें कितना परेशान हो गया था मैं। कुछ पलों के बाद आदित्य उससे अलग होते हुए उसके कंधों से पकड़कर उसे झकझोरते हुए पूछा। उसकी निगाहों में इशिका के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। तुम्हें मेरे होने या ना होने से क्या ही फर्क पड़ जाएगा आदित्य? इशिका के मन में दबी शिकवा एक बार फिर लबों पे आया था और उसकी आंखों को भिगो चुका था। इशिका अपने कंधे उसकी पकड़ से छुड़वाते हुए उसके सामने से हटते हुए अंदर चली गई। अब दोनों में खामोशी पसरी हुई थी। आदित्य ने कुछ हल्का फुल्का खाने के लिए तैयार किया, पर इशिका से एक निवाला भी नहीं निगला गया, जिसे देखते हुए आदित्य की भी खाने की इच्छा ही नहीं हुई। वो फिलहाल आदित्य से इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और सोने का दिखावा करने लगी, जबकि उसकी नींद चैन तो उड़ चुकी थी। इशिका की खामोशी से आदित्य बहुत गिल्टी फील कर रहा था। उसकी सोच इशिका पर अटक कर रह गई थी। तुम्हें मेरे होने या ना होने से क्या फर्क पड़ जाएगा आदित्य? इशिका का ये सवाल आदित्य के कानों में गूंज रहा था। इसी का जवाब ढूंढने के लिए वो दिल के पन्नों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इस रिश्ते की शुरुआत नफरत से हुई थी और इस रिश्ते को नफरत से निभाते निभाते मेरे दिल के जज्बात कब बदल गए मुझे पता ही नहीं चला। पिछले कुछ दिनों में मुझे एहसास हुआ कि तुम्हें किसी और के साथ देख पाना मेरे लिए कितना मुश्किल है। तुम्हें खो देने के एहसास से ही ये दिल बुझ सा गया। आज मुझे एहसास हो गया कि तुम्हारे ना होने से इस आदि को बहुत फर्क पड़ता है। तुम मेरी आदत हो, ज़रूरत या प्यार, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बीतते वक्त के साथ साथ मेरे जज्बात भी बदल चुके हैं और इस बात का एहसास मुझे तुमसे दूर रहकर हुआ है। आज तुम्हें गले लगाकर दिल को जो सुकून महसूस हुआ है, मैं उसी सुकून में जीना चाहता हूँ। आज मैं अपने दिल की आवाज़ को अच्छी तरह से समझ पा रहा हूँ। आदित्य ना जाने कितनी देर इशिका के ख्यालों में उलझा रहा। आदित्य ने अपने मन में जो वहम पाल रखा था कि वो कभी इशिका से प्यार नहीं कर पाएगा, आज वो वहम धुंधला सा नजर आ रहा था। आदित्य की देर रात कब आंख लगी उसे पता ही नहीं चला। सुबह मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन से उसकी नींद खुली। आदित्य ने आज पास नजरें दौड़ाई तो उसे इशिका कहीं नजर नहीं आई। फ़ोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर मिस्टर तनेजा का नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर आदित्य कंफ्यूज होते हुए बोला, सुबह सुबह ये मुझे फ़ोन क्यों कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तो वही दे सकते थे, इसलिए उसने फ़ोन उठाकर कहा, कहिए सर, मुझे कैसे फ़ोन किया? आगे से उनका जवाब सुनकर आदित्य के चेहरे पर हैरानी के एक्सप्रेशन आ गए। मिस्टर तनेजा ने उसे कुछ कहा, जिसके जवाब में आदित्य ने कहा,
जी, मैं अभी आपकी इशिका से बात करवाता हूँ। आदित्य हाथों में फ़ोन पकड़े इशिका को ढूंढते हुए बाहर आया तो इशिका आंगन में कुर्सी पर बैठी थी। आदित्य ने स्पीकर पर फ़ोन रखते हुए इशिका से कहा, तुम्हारे पापा का फ़ोन है, बात कर लो। इशिका, मुझे अभी किसी से बात नहीं करनी। आदित्य, तुम्हारे पापा कब से तुम्हें फ़ोन कर रहे हैं? तुमने अपना फ़ोन क्यों बंद रखा हुआ है? हो सकता है उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी हो, बात कर लो। ये कहते हुए आदित्य ने फ़ोन उसकी हथेली में थमा दिया, जिसे पकड़ इशिका बात करते हुए किचन की तरफ बढ़ गई। इशिका रेडी होकर पर्स उठाते हुए बाहर जाने लगी तो आदित्य ने उसे टोकते हुए कहा, कहाँ जा रही हो? इशिका, तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आदित्य उसकी बात सुनकर खड़ा होते हुए बोला, क्यों? फिर उसके नज़दीक आते हुए बोला, क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? अभी भी तुम मेरी लीगल वाइफ हो, अभी हमारा तलाक हुआ नहीं है। आदित्य ने जिस लहजे में कहा, इशिका उसका अंदाज समझ ही नहीं पाई और कंफ्यूज्ड होते हुए बोली, डैड मिलना चाहते थे इसलिए उनसे मिलने जा रही हूँ। मैं चलूँ तुम्हारे साथ? आदित्य ने सवाल किया। नहीं, डैड ने अगर तुम्हारे बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं अकेली जाना चाहती हूँ। इशिका ने कहा तो आदित्य के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मन में कहा, नाराज़गी चाहे जितनी भी हो फिर भी मेरी फिक्र है तुम्हें। कब तक नाराज़ रह पाओगी मुझसे? कब तक लौट आओगी? आदित्य ने फिर से सवाल किया तो इशिका ने कहा, मुझे नहीं पता, शाम को वापस लौट आना, नहीं तो मैं तुम्हें लेने वहाँ पहुँच जाऊँगा। आदित्य ने पूरे हक से कहा। आदित्य का इस तरह से हक जमाना इशिका के मन को अजीब सी खुशी दे गया। वो तो हमेशा से ऐसा ही चाहती थी, पर फिर से बीती बातें याद आते ही उसका जहन करवा हो गया और वह बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकल गई। इशिका के डैड बेसब्री से इशिका का इंतजार कर रहे थे। इशिका को सामने देखकर उसके डैड की आंखों में नमी भर आई और उन्होंने आगे बढ़ते हुए इशिका को गले लगा लिया और कहा, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस। इशिका, थैंक्स डैड। कैसी हो इशिका? ये बात सुनकर इशिका का मन भर आया, पर उसने खुद पर काबू रखते हुए कहा, ठीक हूँ डैड। आप आज घर पर हो? आपकी कोई मीटिंग या कोई बिजनेस डील? आज कुछ भी नहीं है। मिस्टर तनेजा, आज मेरी बेटी का बर्थडे है तो मैं ऑफिस कैसे जा सकता हूँ? इशिका हैरानी से, इस बर्थडे में ऐसा क्या खास है? बर्थडे तो हर साल आता है, हर साल तो आप मेरे साथ नहीं होते। मिस्टर तनेजा, बहुत नाराज़ हो ना मुझसे? आई एम सॉरी बेटा, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें उतना वक्त नहीं दे पाया जितना तुम्हें देना चाहिए था, पर इशिका, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? पिछले दिनों मैंने तुम पर गुस्सा किया, चिल्लाया, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र थी बेटा। अगर तुम्हारी परवाह ना होती तो आदित्य जैसे मामूली लड़के को तुम्हारी ज़िंदगी से दूर करना मेरे बाएं हाथ का खेल था। पर मैं सिर्फ तुम्हारे लिए चुप हूँ क्योंकि मुझे एहसास हो चुका है मेरी बेटी की खुशी उस लड़के के साथ जुड़ी है। उम्र के इस पहलू पर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, पर अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। प्लीज़ बेटा, मुझसे दूर जाने की बात कभी दोबारा मत कहना। अपने डैड को एक मौका दोगी ना? ये कहते कहते मिस्टर तनेजा इमोशनल हो गए तो इशिका उनके सीने से जा लगी। मिस्टर तनेजा ने स्नेह से उसके माथे को चूम लिया। उस दिन इशिका की कई बातों ने, उसके आंसुओं ने मिस्टर तनेजा के दिल पर गहरा असर डाला था और उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी उनकी वजह से कितनी तकलीफ में है। आज कितने सालों बाद इशिका उनके प्यार, अपनेपन का एहसास हुआ था। आज इशिका बहुत खुश थी। एक अरसे बाद बाप बेटी ने मिलकर ढेरों बातें की। बातों बातों में दिन कब ढल गया उन्हें पता ही नहीं चला। अचानक इशिका को आदित्य की शाम को घर लौट आने वाली बात याद आई तो उसने जल्दी से अपने मोबाइल पर नज़र डाली जो अब भी उसके पर्स में था। आदित्य ने उसके लिए कितने मैसेज छोड़े हुए थे और आदित्य की 4-5 बार कॉल्स भी आई हुई थी। फ़ोन अब भी साइलेंट मोड पर था, जिससे इशिका को आदित्य के फ़ोन या मैसेजेस के बारे में पता नहीं चला। आदित्य के मैसेज देखते ही इशिका बेचैन हो उठी और वो अपने डैड से विदा लेते हुए अपने घर की तरफ चलती। इशिका घर पहुंची तो दरवाज़ा खुला ही था और अंदर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। इशिका का मन घबरा सा गया। इशिका जैसे ही बरामदे तक पहुंची, सभी तरफ लाइट ऑन हो गई और इशिका के ऊपर फूलों की बरसात हो गई। वहाँ बैलून और लाइट्स और फ्लावर्स के साथ अच्छी खासी डेकोरेशन की हुई थी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर इशिका, हैप्पी बर्थडे टू यू। आदित्य गाते हुए इशिका के सामने आया और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लिली के फूलों का बुके, जो कि इशिका का फेवरेट है,
इशिका की तरफ बढ़ा दिया। इशिका ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो गई। उसे तो लगा था कि आदित्य को उसके बर्थडे के बारे में पता ही नहीं है। अब उसे समझ आया आदित्य शाम को वापस लौट आने पर इतना जोर क्यों दे रहा था। इशिका को खामोश देखकर आदित्य ने कहा, कितनी देर लगा दी इशिका तुमने। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। मेरा फ़ोन भी पिक नहीं किया। जानता हूँ मुझसे बहुत नाराज़ हो तुम, पर मेरे दिल को यकीन था कि तुम ज़रूर आओगी। इशिका अब भी खामोश रही तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अब वही खड़े रहने का इरादा है। देखो मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट चॉकलेट केक अपने हाथों से बनाया है। आई होप तुम्हें अच्छा लगेगा। जल्दी से केक काटो और खाकर बताओ कैसा बना है। इशिका आदित्य का हाथ थामे डाइनिंग टेबल पर पड़े केक के सामने आकर बैठ गई। आदित्य ने उसकी तरफ नाइफ बढ़ाया तो उसने चुपचाप थाम लिया और केक काटने को हुई तो आदित्य ने उसका हाथ थाम लिया और बोला, इशिका इतनी खामोश क्यों हो, मेरी तरफ देखो। आदित्य ने उसका चेहरा ऊपर उठाते हुए कहा, अगर मुझ पर गुस्सा हो तो मुझे मारो, डांटो, चिल्लाओ, पर प्लीज ऐसे खामोश मत रहो। तुम्हारी खामोशी मुझे चुभती है। तुम हमेशा बोलते हुए ही अच्छी लगती हो। मेरी बातों ने अगर तुम्हें हर्ट किया हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, पर तुम्हें दुख देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। आदित्य ने बहुत अपनेपन से कहा। इशिका आदित्य की आंखों में उसके कहे हर एक लफ्ज़ की सच्चाई देख पा रही थी। बस यही एक शख्स था जिसके आगे इशिका अपना सब कुछ हार जाती थी। भले ही वो बहुत हर्ट हुई थी, पर आदित्य के सामने अपने दिल के हाथों मजबूर हो जाती थी। वो चाहे भी तो आदित्य से नाराज़गी नहीं जता पा रही थी, और अब तो आदित्य उसे इतने प्यार से मना रहा था तो इशिका का उससे नाराज़ रह पाना मुश्किल हो चुका था। उसे तो आदित्य की एक प्यार भरी नज़र की तलब रहती थी। आदित्य की बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बह उठे। इशिका प्लीज़ डोंट क्राई, आई एम रियली सॉरी यार। आदित्य ने इशिका के आंसू पोंछते हुए कहा तो इशिका खुद को रोक नहीं पाई और आदित्य के गले लग गई। इस बार आदित्य ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब केक काट ले। कुछ पलों के बाद आदित्य ने शरारत से कहा तो इशिका मुस्कुराते हुए उससे अलग हो गई। इशिका ने केक काटकर एक टुकड़ा आदित्य की तरफ बढ़ाया तो आदित्य ने उसे पकड़ते हुए वापस उसी की तरफ बढ़ा दिया और बोला, पहले तुम, बर्थडे तुम्हारा है, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। कहते हुए इशिका ने आदित्य को भी केक खिला दिया। फाइनली तुम्हारे चेहरे पर स्माइल तो आई। एक बात कहूँ, तुम ऐसे हंसते हुए ही अच्छी लगती हो, आदित्य ने कहा तो इशिका की मुस्कान और भी गहरी हो गई। आदित्य ने इशिका का फेवरेट खाना अपने हाथों से बना रखा था, जिसे देखकर इशिका खुशी से खिल उठी। दोनों ने 2 दिन के बाद सुकून से बैठकर खाना खाया था। आदित्य मेरा बर्थडे गिफ्ट कहाँ है? इशिका ने अपने पुराने अंदाज में वापस लौटते हुए कहा तो आदित्य कंफ्यूज होते हुए बोला, सॉरी इशिका यार, वो इन सब तैयारियों में गिफ्ट तो रह ही गया। ये गिफ्ट उधार रख लो। इशिका, हम अभी बाइक पर एक लंबी सी ड्राइव के लिए चलेंगे, मंजूर है? आदित्य मुस्कुराते हुए, मंजूर है। दोनों बाइक पर सवार होकर मुंबई की हसीन रात का मजा लेने में गुम हो गए। अगले दिन इशिका बिस्तर पर लेटी इन सोचों में उलझी हुई थी। तुमने अब तक ये अच्छी तरह से जाहिर कर दिया है कि यू डोंट लव मी, इसलिए अब जितना भी वक्त बचा है तुम्हारे साथ, मैं एक पल भी वेस्ट नहीं करना चाहती। अपने प्यार के साथ बिताया हर एक लम्हा अनमोल होता है, और ये अनमोल लम्हे मैं अपने दिल में संजो लेना चाहती हूँ। कुछ और थी मैं, कुछ और थी। तूने ही मुझको निखारा है। अब मुझ में जो भी प्यारा है वो हर रंग तुम्हारा है। जो कल ना साथ तेरा मिले, हाथों में ना या हाथ मिले, अलविदा तू मुझे कह जाए, ये प्यार अधूरा रह जाए। कुछ आधे अधूरे लम्हे लिए दिल का ये शहर मैं सजाऊंगी। मैं फिर भी तुमको चाहूँगी, मैं फिर भी तुमको चाहूँगी। नींद तो आदित्य की आंखों से भी गायब थी और उसका मन कह रहा था, तुम पता नहीं कब इतनी खास, सबसे खास हो गई इशिका। अब ये आदि तुम्हें अपनी लाइफ से दूर कभी नहीं जाने देगा। इशिका गुनगुनाते हुए किचन में आदित्य के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि आदित्य कब उसके बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया और उसके गाने को सुनने की कोशिश करने लगा। इशिका एकदम से पलटी तो आदित्य से टकरा गई। इस तरह अचानक टकराने की वजह से वो गिरने को हुई तो उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। उसके गिरने से पहले आदित्य उसे थाम चुका था। कहते हैं नज़रिया बदलने से नज़रें खुद ब खुद बदल जाती है। आदित्य की आंखें उसके चेहरे पर जा टिकी। उसका गोरा दमकता चेहरा, उस पर बड़ी बड़ी बंद आंखों पर पलकों की कांपती झालर, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ। आदित्य ने शायद पहली बार उसे दिल की नज़र से देखा था। आज उसे इशिका बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी।
कुछ पल जब कोई हलचल नहीं हुई तो उसने धीरे से अपनी आंखों को खोला। आदित्य को खुद की तरफ ऐसे निहारते देख उसका दिल जोरों से धड़का था। वो जल्दी से सीधी खड़ी हो गई तो आदित्य भी अपने सुध में लौट आया और बोला, आर यू ओके? इशिका ने हाँ में सिर हिलाया। आदित्य वहाँ से जाने के लिए पलटा तो इशिका अभी हुए वाकया को याद कर मुस्कुरा दी और कुछ महीनों पहले देखा हुआ सपना उसके जहन में ताज़ा हो गया और उसकी मुस्कुराहट को और गहरा कर गया। आदित्य नाश्ता करने बैठ गया पर उसकी नज़र बार बार इशिका के चेहरे की तरफ जा रही थी। इशिका के चेहरे पर फैली मुस्कुराहट की गुलाबी रंगत उसके मन को लुभा रही थी। इशिका शाम को अच्छी तरह से तैयार होकर आदित्य के घर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही दरवाजे की घंटी बजी उसका मन खिल उठा। उसने जल्दी से दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए कहा, वेलकम टू होम डियर हस्बैंड। भाई वाह, घर में अगर ऐसा स्वागत मिले तो जाहिर है बंदे को घर आने का बेसब्री से इंतजार रहता होगा। तभी मैं कहूँ कि ऑफिस के बाद मेरे दोस्त को घर जाने की इतनी जल्दी क्यों रहती है। ये आवाज़ राहुल की थी जो ऑफिस के बाद आदित्य के साथ ही चला आया था। आदित्य के साथ राहुल को देखकर इशिका अपनी कही बात पर झेप सी गई। अगर आप कहे तो आपके डियर हस्बैंड के साथ साथ मैं भी अंदर आ जाऊँ? राहुल ने आदित्य के कंधे से कंधा टकराते हुए इशिका से पूछा। इशिका, आओ ना राहुल, इसमें पूछने की क्या बात है। हेलो भाभी, कैसी है आप? राहुल ने अंदर आकर पूछा। इशिका, मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ, इतने दिनों से कहाँ गायब थे? एक बार भी घर नहीं आए, लगता है अपनी फियोंसे के साथ ज़्यादा बिजी हो आजकल। इशिका ने फ्लो में बोल दिया, पर बोलते ही उसे एहसास हुआ कि उसने आदित्य के सामने ये क्या कह दिया। वो गलती से भी आदित्य को हर्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, आप दोनों बैठिए। राहुल, तुम क्या लोगे, चाय या कॉफ़ी? राहुल मुस्कुराते हुए, कुछ भी चलेगा भाभी, पर सिर्फ चाय कॉफ़ी से काम नहीं चलेगा, मैं डिनर भी आपके साथ ही करने वाला हूँ। इशिका, या श्योर। ये कहते हुए इशिका किचन की तरफ बढ़ गई। कॉफ़ी खत्म करने के बाद इशिका किचन में डिनर की तैयारी में जुट गई और आदित्य और राहुल अपनी बातें छेड़ कर बैठ गए। डिनर लगाते वक्त आदित्य इशिका की हेल्प करने लगा, जिसे देखकर राहुल को उन दोनों में एक प्यारे से परफेक्ट कपल की झलक दिखाई दी। वाह, क्या खुशबू है, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है भाभी। राहुल ने खाने में उठ रही महक को सूंघते हुए कहा। इशिका, बस बस, पहले खा तो लो, बाद में तारीफ करना। तीनों बातें करते हुए डिनर कर रहे थे, तभी आदित्य ने कहा, वैसे राहुल की बात तो ठीक है, तुम्हारे हाथों में वाकई जादू तो है। आदित्य की बात सुनकर इशिका की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक के बाद एक आदित्य इशिका को झटके दिए जा रहा था, जिससे इशिका को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बस कीजिए भाभी, इसे नज़र लगाएंगी क्या? इशिका को आदित्य की तरफ एकटक देखते हुए राहुल चुप नहीं रह सका और उसने बोल दिया। इशिका ने मुस्कुराते हुए नज़रें झुका ली, पर उसके चेहरे को एक बार फिर गुलाबी रंगत ने जकड़ लिया। इशिका को ऐसे शर्माते हुए देख आदित्य ने मुस्कुराते हुए मन में कहा, अच्छा तो इशिका मैडम शर्माती भी है। डिनर खत्म करने के बाद राहुल ने कहा, वैसे मैं आज यहाँ किसी खास मकसद से आया था। आदित्य, मकसद? क्या बोल रहा है तू? राहुल, दरअसल मैं यहाँ अपनी शादी का कार्ड देने आया हूँ। मैं और पूजा शादी कर रहे हैं 31 दिसंबर। नए साल की नई शुरुआत हम अपनी मोहब्बत से करेंगे, सही है ना? राहुल ने अपने बैग में से शादी का कार्ड निकालकर आदित्य की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आदित्य ने हाथ बढ़ाते हुए इस कार्ड को थाम लिया और आगे बढ़कर राहुल को गले लगाते हुए कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन यार, आप दोनों हमेशा खुश रहो। आदित्य ने तो कुछ रिएक्ट नहीं किया, पर आदित्य को इस बात पर कितनी तकलीफ होगी ये सोचते हुए इशिका का चेहरा उतर गया। उसने राहुल को बधाई तो दी, पर उसका मन आदित्य के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद राहुल उनसे विदा लेते हुए अपने घर की ओर चल दिया। आदित्य उस कार्ड को ध्यान से देखता रहा और फिर अपने रूम की तरफ बढ़ गया। आदित्य को ऐसे जाता देख इशिका ने एक बार फिर खुद को कोसना शुरू कर दिया। आदित्य ने अपने कमरे में जाकर अपनी अलमारी खोली। उसमें से पूजा और उसकी तस्वीरें, उसके लिखे लेटर, उसके दिए हुए गिफ्ट कमरे में ही रखे डस्टबिन में डाल दिए और माचिस से जलाते हुए कहा, जाओ पूजा, मैंने तुम्हें अपने दिल से, अपनी यादों से, अपनी ज़िंदगी से रिहा किया। इशिका ने जब कमरे में कदम रखा तो डस्टबिन में सुलगती आग को देखकर आदित्य से हैरानी से पूछा, आदित्य ये सब? आदित्य, कुछ था जिसका अब मेरे पास होना ज़रूरी नहीं था, तो मैंने जला दिया। आदित्य ने बिना किसी भाव से कहा था, पर उसमें से अंजलि, पूजा और आदित्य की तस्वीर इशिका की आंखों से छिपी नहीं थी। आदित्य की तकलीफ के बारे में सोचते हुए एक बार फिर उसका दिल तड़प उठा।
आदित्य बिस्तर पर बैठा अपने लैपटॉप में काम करने में मसरूफ था, पर इशिका को ऐसा लग रहा था कि वो अपना दर्द कम करने के लिए खुद को यूँ उलझाए रखना चाहता था। आदित्य, रात काफ़ी हो चुकी है, तुम्हें सोना नहीं है? इशिका से रहा नहीं गया तो उसने आदित्य से पूछ ही लिया। आदित्य, नहीं इशिका, बहुत इम्पोर्टेंट प्रेजेंटेशन है जो मुझे कल सुबह तक चाहिए। तुम ऐसा करो, तुम सो जाओ। अगर तुम्हें डिस्टर्ब हो रहा है तो मैं रूम से बाहर जाकर काम कर लेता हूँ। नहीं आदित्य, तुम्हारे होने से मैं डिस्टर्ब नहीं हो सकती, इशिका ने आदित्य के हाथ पर हाथ रखते हुए पूरे दिल से कहा। उसके अंदाज पर आदित्य ने उसकी तरफ देखा तो उसने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अच्छा तो मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दूँ? आदित्य, क्यों परेशान हो रही हो इशिका, मैं खुद से बना लूँगा, तुम आराम से सो जाओ। इशिका, एक कप कॉफ़ी बनाने में कैसी परेशानी, मैं अभी बना कर लाती हूँ। एज यू विश, तुम इतना कह रही हो तो बना ही दो, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। कॉफ़ी बनाते हुए इशिका के मन में एक बार फिर सारी बातें चलने लगी। उसे लग रहा था कि आदित्य अपनी मुस्कुराहटों के पीछे अपने गम को छुपाने की कोशिश कर रहा है, जबकि आदित्य तो अपनी ज़िंदगी का फैसला कर चुका था। आदित्य की हर तकलीफ की वजह मैं हूँ। इशिका अपनी सोचों में उलझी, कप के कांच के जार से टकराई। उसे पता ही नहीं लगा, देखते ही देखते वो कांच का जार टूटकर चकनाचूर हो गया। किचन से आई ये आवाज़ सुनकर आदित्य जल्दी जल्दी में नंगे पाँव ही किचन की तरफ चला गया, इससे पहले कि आदित्य का पाँव कांच पर पड़ता। इशिका ने तेजी से आगे आते हुए अपना हाथ आदित्य के पाँव के नीचे कर दिया और कांच उसके हाथ में जा चुभा। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि आदित्य को समझने का मौका ही नहीं मिला। समझ आने पर आदित्य ने जल्दी से उसका हाथ थामते हुए कहा, ये क्या किया इशिका तुमने? मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहती थी। इशिका के मुंह से बरबस ही निकल गया, पर आवाज़ इतनी धीमी थी जो कि आदित्य कुछ समझ नहीं पाया। इशिका यार, तुम भी न क्या करती रहती हो? आदित्य ने उसके हाथ से बहते खून को साफ कर पट्टी बांधते हुए कहा। सॉरी, इशिका ने अपने दिल की बात कही। इट्स ओके यार, थोड़ा ध्यान रखा करो, आदित्य ने ये कहते हुए कांच समेटना शुरू कर दिया। इशिका, मैं कर दूँ? आदित्य हाथ जोड़ते मजाकिया लहजे में, नहीं तुम तो रहने ही दो। उसके ऐसे कहने पर इशिका चुपचाप वहाँ बैठ गई, पर आदित्य ने कांच समेट लिया तो इशिका ने कहा, कॉफ़ी तैयार है, मैं मग में डालकर ले आऊँ? आदित्य, मैं कर लूँगा इशिका, तुम्हें चोट लगी है ना, तुम जाकर रेस्ट करो। कॉफ़ी लेकर आदित्य फिर से अपने काम में बिजी हो गया और इशिका उसे निहारते हुए उसकी ही सोचों में उलझी हुई ना जाने कब नींद के आगोश में चली गई। अगली सुबह आदित्य ने इशिका को नाश्ता बनाने नहीं दिया और लंच बनाने के लिए स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। लंच टाइम में जब आदित्य ने उसके लिए लंच भिजवाया तो आदित्य की केयर और कंसर्न देखकर इशिका का मन खुशी से भर आया। आदित्य ने इशिका को अपने साथ शॉपिंग ले जाने की बात कही तो इशिका ने खुशी खुशी हाँ कर दी। इशिका ने कब सोचा था कि उसकी ज़िंदगी में इतने हसीन पल भी आएंगे। इशिका तैयार होकर बेताबी से आदित्य के घर आने का इंतजार करने लगी। आदित्य को सामने देखकर इशिका खिल उठी। कुछ ही देर बाद वो अपने सबसे अजीज शख्स के साथ अपनी ज़िंदगी के खास लम्हे समेटते हुए उसके साथ शॉपिंग पर निकल गई। आज अचानक मुझे शॉपिंग पर ले जाने का ख्याल मन में कैसे आया? इशिका के मन में छिपा सवाल लबों पर आ ही गया। आदित्य, तुम्हें ही हमेशा शिकायत रहती थी कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर लेकर नहीं जाता, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे कपड़ों को बख्श दो, आदित्य ने उसे चिढ़ाते हुए कहा। यह सुनकर इशिका का मुंह बन गया, पर आदित्य को इशिका का ये रूठा हुआ अंदाज बहुत अच्छा लग रहा था। इशिका ने अपने लिए कुछ सिंपल से ड्रेसेस सेलेक्ट कर लिए तो आदित्य ने कहा, राहुल की शादी के लिए भी कोई ड्रेस सेलेक्ट कर लो, नहीं तो फिर ड्रेस का बहाना बनाकर तुम मुझे टॉर्चर करोगी। इशिका, मैं तुम्हें टॉर्चर करती हूँ? आदित्य, और नहीं तो क्या। उसकी बात सुनकर इशिका नाराज होते हुए कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे नहीं करनी शॉपिंग तुम्हारे साथ, मैं घर जा रही हूँ। यह कहकर इशिका वहाँ से निकलने लगी तो आदित्य ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी तरफ खींच लिया और कहा, कितना गुस्सा करती हो तुम? आई एम जस्ट जोकिंग, सॉरी, आदित्य ने मुस्कुराते हुए प्यार से कहा। तो पल भर में ही इशिका का गुस्सा हवा हो गया। आदित्य की मदद से उसने अपने लिए और आदित्य के लिए भी ड्रेसेस खरीद ली। शॉपिंग करते करते काफ़ी समय लग गया तो उन्होंने डिनर भी बाहर करने का डिसाइड किया। आज इशिका के साथ वक्त बिताकर आदित्य को भी बहुत अच्छा फील हो रहा था। एक दूसरे के साथ प्यार भरी नोक-झोंक करते हुए उन्होंने डिनर भी कर लिया। डिनर करने के बाद आदित्य ने एक छोटा सा गिफ्ट इशिका की तरफ बढ़ा दिया।
तो इशिका की आंखों में चमक आ गई और उसने चहकते हुए कहा, गिफ्ट मेरे लिए? क्या है इसमें? आदित्य, खोलकर देख लो। इशिका एक्साइटमेंट में वो गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक डायमंड रिंग देखकर खुश होने के साथ साथ हैरान भी हो जाती है और आदित्य से कहती है, लेकिन अचानक ये गिफ्ट किस लिए आदित्य? आदित्य मुस्कुराते हुए, तुम भी ना भुलक्कर हो गई हो, तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है, कैसा लगा? इशिका, ये मेरी लाइफ का सबसे कीमती गिफ्ट है, मेरे लिए बहुत खास है ये। आदित्य मन में, खास तो मेरे लिए भी है, मैं हमेशा से चाहता था कि मैं अपनी वाइफ को डायमंड रिंग गिफ्ट करूं। दिल की आवाज़ अब हमें सुनाई देने लगी, हर लम्हे में बस तू ही दिखाई देने लगी। ये क्या हुआ हमें, हम खुद नहीं जानते। हर दुआ में बस तेरी चाहत होने लगी। आज 31 दिसंबर था, यानी साल का आखिरी दिन। ये साल आदित्य के लिए आसान नहीं था। इस साल में उसने कितने तूफान झेले थे, पर फाइनली अब इस अंत में उसे एक नई शुरुआत दिखाई दे रही थी। आदित्य इशिका को दरवाजे पर खड़ा निहार रहा था, जो कि राहुल की शादी में जाने के लिए तैयार होने में मगन थी। आदित्य ने मन ही मन में इशिका को देखते हुए कहा, इशिका, पिछले साल इसी दिन तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, अब मेरी बारी है। मैं भी आज साल के आखिरी दिन अपने दिल की बात कह दूंगा और कल से नए साल के साथ साथ हमारे रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। कहाँ खोए हुए हो, कैसी लग रही हूँ मैं? इशिका ने आदि के आगे हाथ हिलाते हुए कहा तो आदित्य अपनी सोचों से बाहर निकल आया और इशिका को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अच्छी लग रही हो, बस एक कमी है। वो क्या? इशिका ने कंफ्यूज होकर पूछा। आदित्य उसके बिल्कुल करीब आ गया और उसने इशिका के चेहरे के बिल्कुल करीब आते हुए अपनी उंगली से उसकी आंखों से काजल लेते हुए उसके कान के पीछे टीका लगाते हुए कहा, अब परफेक्ट है। आदित्य के ऐसा करने पर इशिका का दिल जोर से धड़का और उसका चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। अब चले, इशिका ने अपनी बिखरी धड़कनों को काबू करते हुए कहा। तो आदित्य मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। वो दोनों कैब लेते हुए राहुल और पूजा की शादी में पहुंच गए। एक तरफ जहां आदित्य का चेहरा नए एहसासों से दमक रहा था, वहीं इशिका के मन में पूजा को देखकर फिर से गिल्ट पनपने लगा था। आज पूजा के आदित्य के सामने आने पर आदित्य को कुछ फील नहीं हुआ, कोई एहसास नहीं हुआ, क्योंकि अब उसकी फीलिंग्स, उसके एहसास इशिका से जुड़ चुके थे। शादी की रस्में खुशी खुशी संपन्न हो रही थी, पर हमारे आदि को तो तलाश थी एक सही मौके की, जिसमें वो इशिका को अपने दिल की बात बता सके। आदित्य बहुत नर्वस फील कर रहा था। उसने अपने आप को ही डांटते हुए कहा, क्या यार आदि, अपनी बीबी से आई लव यू नहीं बोला जा रहा? यार, ये लड़कियों को अपने दिल की बात बताना इतना मुश्किल क्यों होता है? कसम में उलझे हुए आदित्य ने नर्वसनेस को दूर करने के लिए ड्रिंक का गिलास उठा लिया। इशिका की नज़रें तो हमेशा आदित्य पर ही होती है, पर उसकी उलझन और अब ड्रिंक करने का वो कुछ और ही मतलब निकाल रही थी। उसे लग रहा था कि आदित्य पूजा को देखकर इतना अपसेट है। एक ड्रिंक लेने के बाद आदित्य ने फिर से ड्रिंक लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो इशिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आदित्य प्लीज रहने दो ना, तुमने खुद ही कहा था कि ड्रिंक तुमसे हैंडल नहीं होती। इशिका के इतने हक से कहने पर आदित्य ने तुरंत उसकी बात मान ली। शादी की रस्में लगभग सभी हो चुकी थी। इशिका ने आदित्य के बारे में सोचते हुए आदित्य से कहा, आदित्य अब हम घर चले, मुझे अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। आदित्य फिक्रमंद होते हुए, क्या हुआ इशिका? इशिका, कुछ खास नहीं, बस सिर में दर्द है। उन दोनों ने राहुल से विदा ली और पैलेस से बाहर आ गए। आदित्य ने कैब वाले को फ़ोन किया। आवाज़ सही न आने के कारण आदित्य थोड़ा साइड होकर बात करने लगा। कैब वाले ने 10 मिनट में वहां पहुंचने का कहा। आदित्य ने सोचा, यहाँ पैलेस से बाहर शोर शराबे से भरे बिल्कुल शांत माहौल है, अभी कैब को आने में वक्त लगेगा। यही सही मौका है इशिका को अपने दिल की बात कहने का। आदित्य ये इरादे करते हुए इशिका की तरफ मुड़ा तो उसने देखा 2 गुंडे टाइप लड़के इशिका से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे, जिसे देखकर आदित्य पर गुस्सा हावी हो गया, क्योंकि इशिका भी डरपोक किस्म की लड़की नहीं थी। उसने खुद ही उन लड़कों में से एक के मुंह पर ऐसा करारा चमाटा जड़ दिया कि वो नीचे जा गिरा। इशिका के ऐसा करने पर दूसरा लड़का बौखला उठा और उसने गुस्से से इशिका का हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ उसका। आदित्य ने तुरंत वहां पहुंचते हुए उस लड़के को गुस्से से कहा, तू कौन होता है मुझे ये कहने वाला? लड़के ने ये कहते हुए उसके हाथ को और मजबूती से कस लिया, जिसे देखते हुए आदित्य ने गुस्से से उसे एक ऐसा पंच मारा कि वो दूर जा गिरा। अब दोनों लड़के एक साथ आदित्य के सामने आ खड़े हुए थे, जिसे देखकर आदित्य ने इशिका को
एक साइड करते हुए उन दोनों पर गुस्से से टूट पड़ा और उनकी ऐसी हालत कर दी कि उन्हें वहाँ से भागना पड़ा। आदित्य, तुम ठीक हो ना? इशिका ने आदित्य का हाथ थामते हुए पूछा। आदित्य, डोंट वरी इशिका, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इशिका, क्या बाला कब आएगा? आदित्य, उसने कहा था 10 मिनट तक पहुँच जाएगा। मैं फिर से फ़ोन करता हूँ। ये कहते हुए आदित्य एक बार फिर फ़ोन से उसका नंबर डायल करने लगा, लेकिन मुसीबत अभी तक टली नहीं थी। कुछ ही मिनटों में वो दो लड़के अपने साथ 4-5 और लड़कों के लिए वहाँ फिर से मौजूद हो गए। सभी ने आदित्य को चारों तरफ से घेर लिया। इशिका ने आदित्य की तरफ कदम बढ़ाने चाहे तो आदित्य ने आंखों के इशारों से उसे वहीं रोक दिया। आदित्य पूरी ताकत से उनसे भिड़ गया। इशिका को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने किसी की हेल्प लेने के लिए पैलेस के अंदर वापस जाने का सोचा। आदित्य को सब पर भारी पड़ता देखकर उनमें से एक लड़के ने ताव में आते हुए अपनी जेब से गन निकाल ली और आदित्य की तरफ पॉइंट कर दी, जिसे देखते हुए इशिका के कदम डर के मारे वहीं रुक गए। देखते ही देखते उस लड़के ने गन का ट्रिगर दबाया। इससे पहले कि गोली आदित्य को आकर लगती, इशिका हवा के झोंके की तरह आते हुए आदित्य के आगे आ खड़ी हुई और गोली सीधा इशिका के सीने पर जा लगी। ये सब इतनी जल्दी में हुआ कि किसी को कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। आदित्य तो एकदम से सुन्न ही हो गया। उन लड़कों ने वहां से निकल जाने में अपनी भलाई समझी। इशिका को नीचे गिरता देख आदित्य ने अपनी सुध संभाली और जल्दी से इशिका को थामते हुए कांपते होठों से कहा, ये क्या किया इशिका तुमने? आदित्य इशिका की हालत देखकर बहुत घबरा चुका था, पर उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, इशिका, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहते हुए आदित्य जल्दी से वहां से खड़ा होने लगा तो इशिका ने कसकर उसका हाथ थाम लिया और कहा, आदित्य, एक बात पूछना चाहती हूँ। आदित्य, जो भी पूछना है बाद में पूछना, फिलहाल तुम्हारा हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है। पर इशिका ने उसके हाथ पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, आदित्य प्लीज। आदित्य फिर से उसके करीब आया तो इशिका ने कहा, आदित्य, मैंने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया, क्या तुमने उन सब के लिए दिल से माफ़ कर दिया? इशिका, ये वक्त नहीं है ऐसी बातों का। इशिका, आदित्य प्लीज बताओ। आदित्य जल्दी से, हाँ इशिका, मैंने तुम्हें दिल से माफ़ कर दिया। मेरे मन में अब तुम्हारे लिए कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं है। इशिका मुस्कुराते हुए, आदित्य, अब मुझे मौत भी आ जाए तो कोई गम नहीं। आदित्य बौखलाते हुए, क्या बकवास कर रही हो इशिका? इशिका, क्या मैं तुम्हें आदि कहकर बुला सकती हूँ? आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने हाँ में सिर हिला दिया। इशिका ने अपने दोनों हाथों से आदित्य के चेहरे को थाम लिया और कहा, आई लव यू आदि, आई लव यू आदि। ये कहते हुए उसके हाथों की पकड़ उसके चेहरे से छूटती गई और उसकी आंखें बंद हो गई। इशिका को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। आदित्य इशिका को हॉस्पिटल ले आया था और उसने इशिका के लिए अपनी ईगो को एक साइड पर रखते हुए मिस्टर तनेजा को हेल्प के लिए बुलवा लिया था, ताकि हॉस्पिटल वाले जल्द से जल्द बिना पुलिस की कार्रवाई का इंतजार किए इशिका को एडमिट कर ले और ये सब मिस्टर तनेजा आसानी से हैंडल कर सकते थे। मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया। आज एक बार फिर इशिका ने अपने प्यार का सबूत दे दिया था। वो मेरे लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गई। ये सोचते हुए आदित्य की आंखों से अनगिनत आंसू बह गए। इशिका की बातों में, उसकी आंखों में आदित्य के लिए प्यार साफ जाहिर होता था। आज आदित्य को इशिका के साथ बिताया हर लम्हा याद आ रहा था। उसने कितनी बार इशिका के दिल को बेदर्दी से तोड़ा था, पर इशिका के प्यार में कभी कमी नहीं आई। आदित्य का मन भगवान से बस उसके ठीक हो जाने की दुआएं कर रहा था। बीतते हर पल के साथ आदित्य का दिल बैठा जा रहा था। कोशिश करने के बावजूद वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पा रहा था। उसकी हालत देखकर मिस्टर तनेजा ने पहली बार उसे हौसला देते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो खुद पर काबू नहीं कर पाया। उसका मन तो पहले ही भरा हुआ था। मिस्टर तनेजा के जरा से हाथ बढ़ाने पर आदित्य उनके गले लग गया और उसके आंसू शिद्दत से बह उठे। पेशेंट अब खतरे से बाहर है, पर अभी बेहोश है। होश में आने पर आप उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर ने आकर आदित्य और मिस्टर तनेजा को बताया तो उन्होंने राहत की सांस ली। आदित्य बाहर शीशे से इशिका को देख रहा था। अगर डॉक्टर की पाबंदी ना होती तो भागकर अपनी इशिका को गले लगा लेता, पर फिलहाल वो दूर से ही उसको ठीक देखकर सुकून में था। इशिका के होश में आने के इंतजार में आदित्य ना जाने कितनी देर से उस ग्लास विंडो से इशिका पर ही नज़र टिकाए बैठा था। देखते ही देखते अचानक फिर से इशिका की सांसें उखड़ने लगी। नर्स ने भागते हुए डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि पेशेंट सीकिंग कर रहा है।
ये सब देखकर आदित्य के मन बहुत घबरा गया। उसके मन में ना जाने क्यों इशिका को खो देने का डर हावी हो गया। अब तो मैं मर भी जाऊँ तो भी कोई अफसोस नहीं होगा। आदित्य के कानों में इशिका की ये बात गूंजने लगी। उसने अपने हाथों से अपने कानों को कस लिया, पर उसका दिल अंदर तक दहल गया। आई एम सॉरी, हम पेशेंट को बचा नहीं पाए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने बाहर आकर अफसोस के साथ कहा तो उन दोनों के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई। मिस्टर तनेजा, जो अब तक हौसले में थे, एकदम से टूट गए और बिलखते हुए बोले, डॉक्टर प्लीज़ कुछ कीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर तनेजा। डॉक्टर ने दुख के साथ नज़रें झुकाकर कहा तो मिस्टर तनेजा की आंखों से आंसुओं की बरसात हो गई। मिस्टर तनेजा की नज़र आदित्य पर पड़ी, जो इस बात को सुनकर एकदम से बुत सा बन गया था। उसके दिल पर इतना गहरा सदमा लगा कि उसके आंसू भी आंखों में रुक गए। हमारी इशिका को रोक लो, वो हमसे दूर जा रही है। वो हमेशा तुम्हारी बात मानती है, तुम रोकोगे तो वो कहीं नहीं जाएगी। मिस्टर तनेजा ने आदित्य को कंधों से झंझोड़ते हुए कहा, तुम सुन रहे हो, इशिका तुम्हें छोड़कर जा रही है। मिस्टर तनेजा ने कहा तो आदित्य जैसे गहरी नींद से जागा हो, वो बिना एक पल गवाए इशिका के सिरहाने पहुंच गया। इशिका को ऐसे देखकर आदित्य जैसे पागल हो चुका था। उसने इशिका का हाथ पकड़ते हुए कहा, इशिका जल्दी से उठो, बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। तुम्हें हमेशा से ये नाटक करना पसंद है ना, जल्दी उठो। जब इशिका की बॉडी में कोई हलचल नहीं हुई तो आदित्य ने उसके चेहरे को दोनों हाथों में लेते हुए गुस्से से कहा, तुम सुनती क्यों नहीं हो मेरी बात? सारा दिन आधी आधी करके मेरा दिमाग खा जाती हो, हमेशा बक बक करती रहती हो, तो आज खामोश क्यों हो? मुझे तंग करने में बहुत मज़ा आता है ना तुम्हें? ठीक है, मत बोलो, बड़े प्यार के दावे करती थी ना, यह है तुम्हारा प्यार। देखो इशिका, आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर अब भी तुम खामोश रही तो मैं तुमसे हमेशा के लिए नाराज़ हो जाऊँगा। और याद रखना, ये आदित्य कभी तुम्हारा नाम भी अपनी जुबान पर नहीं लाएगा। आदित्य गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए उससे अपना मुंह फेर लिया। आदि, इशिका के मुंह से एक लंबी सांस के साथ आवाज़ निकली तो वहाँ पर डॉक्टर और बाकी मौजूद लोग हैरान ही रह गए। इशिका आदित्य की नाराज़गी से बचने के लिए मौत से भी लड़ गई। इस मिरेकल पर वहाँ मौजूद सभी हैरान ही रह गए। आज एक बार फिर इशिका ने जता दिया कि आदि का प्यार उसके लिए सब कुछ है। आदित्य ने इशिका के माथे को प्यार से चूम लिया तो उसकी भरी हुई आंखों से आंसू छलककर इशिका के गाल पर जा गिरे। आदित्य को इतना सीरियस देखकर इशिका ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने क्या सोचा कि मेरा पत्ता कट जाएगा और तुम्हारी ऐश हो जाएगी? पर मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है आदित्य। आदित्य गुस्से से, हो गई तुम्हारी बकबक शुरू। पर अगले ही पल आदित्य ने इमोशनल होते हुए उसका हाथ कसकर थाम लिया और कहा, पर मैं चाहता हूँ तुम हमेशा ऐसे ही बकबक करती रहो। इशिका उसके आंसू पोंछते हुए, तुम डर गए थे, आदित्य मर गया था। ये सुनते ही इशिका ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और नाम में सिर हिला दिया। इशिका को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिलने के बाद आदित्य ने इशिका की इतनी शिद्दत से केयर की कि इशिका को कभी कभी अपनी किस्मत पर गुमान हो जाता था कि उसे आदित्य का साथ मिला है। मिस्टर तनेजा भी लगभग रोज इशिका से मिलने आ जाया करते थे। आदित्य की केयर और कंसर्न देखकर उन्हें इशिका की चॉइस पर फक्र महसूस हो उठता। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। आखिर वो दिन भी आ गया जिसके बारे में दोनों शायद भूल बैठे थे। कल उन्हें कोर्ट में पेश होना था अपनी ज़िंदगी के सबसे खास फैसले के लिए। ये 5 महीने कैसे गुजरे दोनों को पता भी नहीं चला, पर अब फैसले की घड़ी आ चुकी थी। इशिका फैसले के लिए तैयार हो ना? आदित्य ने इशिका से पूछा तो इशिका का मन एक बार फिर कसमकस से भर गया, क्योंकि इशिका ने इन दिनों आदित्य की आंखों में वो जज्बात देखे जो दोस्ती से कहीं बढ़कर थे, और आज आदित्य का ये सवाल पूछना उसे फिर से उलझा गया। कहीं ये रिश्ता आदित्य के लिए अब भी सिर्फ दोस्ती का तो नहीं? ये सोचते ही इशिका का मन घबरा गया। उसे इंतजार था कि आदित्य कुछ तो कहेगा, पर आदित्य की खामोशी ने उसका दिल तोड़ दिया और उसने फैसला किया कि अगर अब भी आदित्य उससे तलाक चाहता है तो वो पीछे नहीं हटेगी। अगले दिन दोनों कोर्ट के लिए चल दिए। जज साहिबा ने उनका फैसला जानने के लिए उनके सामने डाइवोर्स के पेपर बढ़ा दिया और पूछा, क्या अब भी आप दोनों इन पेपर्स पर साइन करना चाहते हो? आदित्य के सुकून से भरे चेहरे को देखकर इशिका ने एक बार फिर उन पेपर्स पर साइन करते हुए अपना सब कुछ गंवा दिया। साइन करते ही वहाँ ठहरना उसके लिए मुश्किल हो गया। वो भागते हुए कोर्ट रूम से बाहर निकल आई और बाहर आते ही उसका सब्र जवाब दे गया और उसने खुद को आंसुओं में भिगो दिया। लगभग 2 घंटे बाद इशिका अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से हमेशा के लिए लंदन वापस जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसने पहले ही सोच रखा था
कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो वो आदित्य के सामने कभी नहीं आएगी, उससे बहुत दूर चली जाएगी। इशिका, कहाँ जा रही हो तुम? फ्लैट में बैठने के चंद लम्हे पहले इस आवाज़ ने इशिका के कदमों पर रोक लगा दी। इशिका ने मुड़कर देखा। आदित्य, जिसमें उसकी जान बसती थी, एक बार फिर उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर ना चाहते हुए भी इशिका की आंखें एक बार फिर नम हो गई। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हमेशा तुम्हें अपने मन की करनी होती है। जब चाहे मेरी ज़िंदगी में घुस आती हो, जब मन करता है मुझसे शादी कर लेती हो, और आज भी तुमने अपने मन की कर ली। एक बार नहीं सोचा कि सामने वाला क्या चाहता है? आदित्य ने इमोशनल होते हुए कहा। इशिका, मैंने वही किया जो तुम चाहते थे। आदित्य, अच्छा, बहुत समझने लगी हो मुझे। मैं क्या चाहता हूँ तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ? तुमने अपना फैसला झट से बता दिया, पर मेरा फैसला तो सुना ही नहीं। मैंने ये डाइवोर्स पेपर साइन नहीं किए क्योंकि मैं ये तलाक नहीं चाहता था। मैं तो अपनी पूरी लाइफ तुम्हारे साथ बिताना चाहता था। क्या अब तुम्हारा प्यार खत्म हो गया? ये सब सुनकर इशिका की आंखें भर आई और उसने आदित्य के नज़दीक आते हुए कहा, मैं खुद खत्म हो सकती हूँ, पर तुम्हारे लिए प्यार नहीं खत्म हो सकता। आदित्य, इतना प्यार करती हो तो हक से डाइवोर्स देने से मना कर देती। मेरी इशिका तो बहुत बेबाक थी, चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी साथ न छोड़ने के दावे करती थी। मुझे तो वही इशिका पसंद थी जो दिल की बात सीधा मुंह पर बोलना जानती थी। इशिका ने आदित्य को कॉलर से पकड़ते हुए कहा, मैं आज भी वैसी हूँ। मैं सबके सामने कह सकती हूँ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। ये तो तुमने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया। समझ ही नहीं पाई कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। तुम्हें मुझे परेशान करने में इतना मज़ा कैसे आता है? मुझे नौटंकी कहते हो। अगर तलाक नहीं चाहते थे तो ये कोर्ट जाने का नाटक क्यों किया? सीधे सीधे मुझे बोल नहीं सकते थे? कोर्ट जाना जरूरी था? इशिका बोलते हुए आदित्य को हाथों से पीछे धकेलते हुए अपना गुस्सा निकाल रही थी। आदित्य ने उसके दोनों हाथों को पकड़ते हुए कहा, कोर्ट जाना तो बहुत ज़रूरी था। इशिका उसकी आंखों में देखते हुए गुस्से से बोली, क्यों ज़रूरी था, बता सकते हो? आदित्य ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब करते हुए कहा, अरे जज साहिबा, पूनम मैम का शुक्रिया भी तो करना था। उन्हीं के कारण मुझे अपनी लाइफ का गोल्डन चांस मिला। आदित्य ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो इशिका का गुस्सा कहीं गायब सा हो गया। आई लव यू इशिका, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाली बीवी मिली। आई लव यू सो मच इशिका। आदित्य ने इशिका के चेहरे पर आई जुल्फों को कान के पीछे करते हुए साफ लफ्जों में अपने दिल की बात को कह दिया। आदित्य के मुंह से अपने लिए बीवी लफ्ज सुनकर इशिका का मन गुदगुदा उठा। आदित्य के मुंह से अपने लिए मोहब्बत का इजहार सुनना इशिका के लिए एक सपने जैसा था। इस हसीन लम्हे का उसने कितना इंतजार किया था। आज उसके इंतजार को मंजिल मिल चुकी थी। उसका प्यार, उसका आदित्य आज खुद से अपनी मोहब्बत का एहसास दिला रहा था। ये सब देखकर खुशी से उसकी आंखें झलक आई और उसने आदित्य को कसकर गले लगा लिया। आदित्य की प्यार की छाव में खुद को भिगोते हुए इशिका ने कहा, आई लव यू टू आदित्य, आई ऑलवेज लव यू। वैसे तुम मुझे प्यार से आदि भी बुला सकती हो। आदित्य ने प्यार से उसके कान में कहा तो उसने अपनी बाहों का घेरा उस पर कस लिया। इशिका घर की दहलीज पर खड़ी थी। आदित्य ने उसके आगे चावल से भरा गिलास रखते हुए कहा, आइए। इशिका ने उस गिलास को पाँव से गिराते हुए अंदर कदम रखा तो आदित्य ने उस पर फूलों की बारिश कर दी और कहा, तुम्हारा इस घर में मेरे दिल में दिल से स्वागत है। इशिका मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। एक बात तुम अब भी भूल रही हो। आदित्य ने उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। इशिका, कौन सी बात? आदित्य, पहले आंखें बंद करो। इशिका ने आंखें बंद कर ली। कुछ ही मिनटों में आदित्य ने उसे आंखें खोलने को कहा तो उसके सामने एक हार्ट शेप केक रखा हुआ था जिसे कैंडल जलाकर सजाया हुआ था। विश यू अ वेरी हैप्पी एनिवर्सरी लव ऑफ माई लाइफ। आदित्य ने इशिका की आंखों में देखते हुए कहा। कोर्ट के चक्कर में इशिका के मन में ये ख्याल ही नहीं आया कि आज उनकी शादी को 1 साल पूरा हो गया है। आज उनकी फर्स्ट एनिवर्सरी है। थैंक यू आदि, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए। थैंक यू सो मच आदि। ये कहते हुए इशिका एक बार फिर उसके सीने से लग गई। आदित्य ने भी प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया। केक काटकर एक दूसरे को खिलाने के बाद इशिका ने आगे बढ़कर आदित्य को किस करते हुए अपने प्यार का मीठा एहसास करवा दिया और वो दोनों एक दूसरे में खो गए।